टुडे वी विल डू चैप्टर 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। चैलेंजेस है तो स्ट्रेस होगा ही होगा, एंड स्ट्रेस लाइफ में ही पॉसिबल है। तो स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो जो फादर ऑफ स्ट्रेस रिसर्च कहलाते हैं दैट इज द हैंसेली। वो कहते हैं कि नॉन स्पेसिफिक होता है, इनकी बॉडीली आपका रिएक्शन होता है, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स नजर आने लग जाते हैं, बॉडी थ्रेट फील करती है। जैसे मैंने भी कहा कि स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। तो पॉजिटिव को हम ये स्ट्रेस कहते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेस जहां पर आप मोटिवेटेड होंगे किसी चीज को करने के लिए। जब आपके पास स्ट्रेस आएगा, आपको मोटिवेशन मिलेगी कि मुझे और ज्यादा बेटर करना है, बेटर करना है, जैसे एग्जाम के लिए। डिस्ट्रेस यानी कि आपको टेंशन होगा, प्रॉब्लम होगी, एंजाइटी होनी शुरू हो जाएगी कि मेरे परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, मैं एग्जाम में अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। लजारस इसको कहते हैं कि ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल परसेप्शन पे, किस तरीके से वो कॉग्निटिवली परसीव कर रहा है पर्सन, विच इज कॉल्ड अप्रेजल। तो इसको दो पार्ट्स में उन्होंने डिफाइन किया है, दैट इज द प्राइमरी अप्रेजल एंड द सेकेंडरी अप्रेजल। प्राइमरी अप्रेजल इज द फर्स्ट, जहाँ पे फर्स्ट पर्सन इवेल्युएट करता है सिचुएशन, जो कि तीन लेवल पर है, उनके रिलीवेंट है अगर, तो फिर उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव है तो आप प्लेजर फील करेंगे, और स्ट्रेसफुल सिचुएशन अगर वो होगी तो उस पर तीन लेवल, यानी कि हार्म, लॉस, यानी कि ऑलरेडी डैमेज हो चुका है और उसका स्ट्रेस क्रिएट होगा। थ्रेट यानी कि फ्यूचर में क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। चैलेंजेस अगर अपॉर्चुनिटी है भी है, उसके लिए आपको रेडी कैसे होना है। देन सेकेंडरी अप्रेजल जो होता है बेसिकली इवेल्युएशन ऑफ कोपिंग रिसोर्सेस, यानी कि आपके पास जो कोपिंग रिसोर्सेज है या कितने अवेलेबल है, कितने नहीं है, कितने बेटर वे में यूज हो सकता है, आपके स्किल्स क्या है, आपका सपोर्टिव सिस्टम कितना है, आपके पास मनी अवेलेबल है या नहीं है, टाइम आपके पास किस चीज के लिए कितना है उसको परफॉर्म करने के लिए। फिर even अगर आपके पास में कोई एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है रिलेटेड टू दिस सिमिलर सिचुएशन, आपकी जो कोपिंग स्ट्रेटेजी होगी वो ज्यादा बेटर हो जाएगी। तो इन शॉर्ट, अगर रिसोर्सेस आपके पास एडिक्वेट है तो स्ट्रेस डिक्रीज हो जाएगा, और अगर नहीं है तो इंक्रीज हो जाएगा। रिएक्शंस टू स्ट्रेस, जब हम स्ट्रेस होता है तो अलग अलग तरीके से रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि फिजियोलॉजिकल इनकी बॉडी रिएक्शंस नजर आएंगे, इमोशनल डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगा, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल इश्यूज भी शुरू हो जाएंगे। सो उसको बॉडी रिएक्ट कैसे करती है, ऑटो नर्वस सिस्टम के थ्रू रिएक्ट करती है। इट मीन्स ऐसे हार्मोनल रिलीज करती है। सिचुएशन में आप या तो फाइट करेंगे या तो फ्लाइट करेंगे। इट मीन्स या तो सिचुएशन को फेस करेंगे या तो फिर आप अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। अब इसके रिजल्ट्स किस तरीके से नजर आएंगे, यानी कि आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, मस्कुलर पेन शुरू हो जाएगा। दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंस। इसी के अकॉर्डिंग दूसरा अगर बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमें उस स्ट्रेस से डील करने के लिए हेल्प करता है। जैसे कोर्टिसोल, आप इस सिचुएशन में हैं उसको कैसे कैसे डील कर सकते हैं, आपका आपके जो स्ट्रेस को इंक्रीज करने का काम कर रहा है उसको बैलेंस करने का काम करेगा बेसिकली। अब इसमें इमोशनल रिएक्शंस क्या क्या आएंगे, इनके फियर, एंजाइटी, एंगर, इरिटेशन, डिप्रेशन, इस तरीके के फॉर्म होते हैं। अगर ये क्रॉनिक हो जाए यानी लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहे तो ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के फॉर्म में भी हो सकता है। बिहेवियरल स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो अभी जैसे मैंने बताया, कन्फ्रंटेशन एक्शन, यानी कि या तो उसे फेस करेंगे, फाइट करेंगे, या फिर विड्रॉ कर लेंगे, अग्रेशन, सोशल लोफिंग हो जाएगी, विड्रॉल हो जाएगा, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देंगे, सो अवॉइड करना शुरू कर देंगे। कॉग्निटिव रिएक्शंस की जब हम बात करेंगे तो बेसिकली दिस इज द सिचुएशन जहाँ कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा, कंफ्यूजन रहेगा, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, इस डिसीजन लेने से डर लगने लग जाएगा। देन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द स्ट्रेस, जब हमें पता चल रहा है कि स्ट्रेस है, अगर हमें ये समझना है तो कौन कौन से बेसिक सिम्टम्स है, दैट इज द हेडेक। और इसमें एक बहुत कॉमन चीज आपको दिखेगी, इस चैप्टर में रिपीटेडली चीजें आएंगी, इनके स्ट्रेटेजीज क्या है, स्ट्रेस का रीजन क्या है, उसका इम्पैक्ट कहाँ पर है, तो चलता रहेगा को रिलेटेड, कि आपने अभी देखा है, फिर वो दूसरे टॉपिक पे भी वो चीज आ रही है। सो इट इज रिलेटेबल है, रिपीटेडली इट विल कम। सो अगर आप अपना ब्रेन सही तरीके से यूज करेंगे और देखेंगे, चीजों को समझेंगे, इजीली रिलेट कर पाएंगे। जब हम फिजिकल सिम्टम्स की बात करेंगे, मसल पेन, फटीगनेस, स्वेटिंग, स्लीप डिस्टर्ब हो जाना, ईटिंग डिसऑर्डर का फॉर्म भी हो सकता है, लाइक भूख बहुत ज्यादा लग रही है, भूख बिल्कुल कम लग रही है, सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। इमोशनल सिम्टम्स है, एंजाइटी होगी, इरिटेशन फील होगा, हंगर होगा, सैडनेस फील होगी। कॉग्निटिव सिम्टम्स अभी पे बात करी थी हमने, पोअर कंसंट्रेशन, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम, कंफ्यूजन, फॉरगेटफुलनेस शुरू हो जाएगी,
बिहेवियरल सिम्टम्स की बात करें तो डिस्टर्ब स्लीप, ओवर ईटिंग और सोशल विड्रॉल शुरू हो जाएगा, अग्रेशन, नेल बाइटिंग एज वेल। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो फिजिकल एनवायरमेंटल स्ट्रेस, तो फिजिकल स्ट्रेस अभी मैंने बताई है, इलनेस शुरू हो जाएगी, लैक ऑफ स्लीप, फटीग, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। एनवायरमेंटल यानी कि नॉइज पोल्यूशन, एक्सट्रीम एक्सट्रीम हीट और कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडी या गर्म जगह पे चले गए हैं उससे, नेचुरल डिजास्टर्स। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन स्ट्रेस, फियर ऑफ फेलियर, नेगेटिव सेल्फ टॉक, अपने बारे में ही नेगेटिव सोचते रहना कि आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे से भी अच्छा नहीं, मेरे से भी अच्छा नहीं हूँ। सोशल स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो पीयर प्रेशर, फैमिली, वर्क प्लेस कॉम्पिटिशन, ऑल दीज थिंग्स कम्स इनटू दिस। एंड अब रिसोर्स सोर्सेस कहाँ से आते हैं, स्ट्रेस आता कहाँ है, बेसिकली तीन, एक लाइफ इवेंट, हैजल एंड ट्रोमैटिक इवेंट। लाइफ इवेंट की जब हम बात करेंगे तो लाइफ इवेंट इज आपकी ओवर पीरियड ऑफ द लाइफ में वो कभी भी कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, विच कैन बी पॉजिटिव, विच कैन बी नेगेटिव एज वेल। जैसे कि मैरिज होना, डाइवोर्स होना, हेल्थ ऑफ फैमिली मेंबर, जॉब चेंज करना, प्रमोशन होना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही तरीके से। हजल जो होते हैं वो डेली लाइफ की सिचुएशंस होते हैं, ट्रैफिक जैम हो गया, आप लेट पहुंचे हैं, आर्ग्यूमेंट हो गया किसी के साथ, पड़ोस में लड़ाई हो गई, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। देन ट्रोमैटिक इवेंट्स यानी ऐसे सिचुएशन जो कि पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का भी कारण बन सकती है। डिजास्टर में किसी के फैमिली मेंबर नहीं रहे हैं, या फिर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो गया, फिजिकल असॉल्ट हो गया, सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन जो कि ट्रॉमा देके चले जाता है इंसान को। नाउ स्ट्रेस एंड हेल्थ कितना इम्पैक्ट पड़ता है। ओब्वियसली जैसे मैंने पहले ही कहा था कि स्ट्रेस का बॉडी में इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि बॉडी एंड माइंड दोनों ही इंटर रिलेटेड है। आपकी बॉडी और आपका माइंड अलग अलग आप नहीं कर सकते। जो बॉडी फील करेगी उसका इम्पैक्ट आपके माइंड पर होगा, जो माइंड फील करेगा उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर होगा। तो जब भी स्ट्रेस होगा, क्रॉनिक स्ट्रेस क्रिएट होगा, तो हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, दीज काइंड ऑफ थिंग्स स्टार्ट्स फॉर्मिंग। बायोलॉजिकल कनेक्शन की हम बात करें तो इसको हेंस सेले ने डिफाइन किया है जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम के फॉर्म में, तीन लेवल पे बताते हैं। फर्स्ट स्टेज इज द अलार्म स्टेज। अलार्म स्टेज यहाँ पे कि हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है और वहां पे वो टेंशन क्रिएट करना शुरू कर देता है, आपका फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन क्रिएट कर देता है, फेस करना है या मुझे सिचुएशन अवॉइड करना है, मुझे सिचुएशन को। सो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाना, मसल टेंशन होना, हेडेक होना, इस नॉर्मल डेली रूटीन का काम हो जाता है। देन रेजिस्टेंस स्टेज, इट मींस यहाँ पर बॉडी क्या करती है, उस स्ट्रेस को रेजिस्ट रोकने का काम करती है, डील करने का काम करती है, कोप करने का काम करती है बेसिकली। जहाँ पे कोर्टिसोल काम करता है, एनर्जी देता है कि आप उस स्ट्रेस को फेस कर सके। एग्जॉस्टिंग स्टेज क्या हो जाता है, सॉरी, एग्जॉस्टिंग स्टेज इट मींस बॉडी जो है सिचुएशंस को अब डील नहीं कर पा रही है, उसका मन हो गया है कि अब तो बस बहुत हो गया, अब मैं इससे ज्यादा फेस नहीं कर सकती, इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज द सिचुएशन विच इज वी कॉल द बर्नआउट सिचुएशन। नाउ स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम का क्या रिलेशन है। सो जब भी स्ट्रेस होगा तो इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाएगा, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो है और उसे डील नहीं किया गया है, उस पर वर्कआउट नहीं किया गया है, तो उसमें ये चैलेंजेस आ जाते हैं। अगर काम कर लिया है तो वो बेटर हो जाएगा, अगर नहीं किया है तो वो अटैक करना शुरू कर देता है। ठीक है, है इफेक्ट्स ऑफ द स्ट्रेस और इम्यूनिटी किस तरीके से करता है। सो रिड्यूस द व्हाइट ब्लड सेल्स, जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है, ये व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करता है, आपकी बॉडी एंजाइम्स ऐसे क्रिएट करता है जिससे कि फाइट कर सके, तो वो ब्लड सेल्स कम होने लग जाते हैं। टी सेल्स क्या करता है, बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इम्यूनिटी, आपको इम्यूनिटी को मेंटेन करने का काम करता है। डायरेक्शन इन्फेक्टेड सेल्स, तो उस ऐसे जो इन्वेडर्स होते हैं उसको डायरेक्टली, जो हमारे हमारे लिए हेल्दी नहीं होते उनको अटैक करता है डायरेक्टली। एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी जो आपने प्रोड्यूस करते हैं दैट इज बी सेल्स, वो प्रोड्यूस करने का बी सेल्स जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, विच इज नेचुरल, and everyone having that kind of B cells which fights with या फिर प्रोटेक्ट करने का काम हम बोल सकते हैं कि एंटीबॉडीज आपको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, दैट इज बी सेल्स। अब इसके फंक्शंस क्या है, इट मींस रिकॉग्नाइज द एंटीजेंस,
फॉरेन सब्सटेंस आपके ऊपर अटैक हो रहा है और वो आप ट्रीट करने का काम कर रही है। प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, एंड अगर लोअर हो जाए प्रोडक्शन, सो बॉडी क्या होती है, वीक होनी शुरू हो जाती है, यानी कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, वीक होना शुरू हो जाता है। एंड हीलिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, यानी कि किसी को अगर कुछ भी हो रहा है, कोई हेडेक हो रहा है या फिर कोई कफ कोल्ड इस तरह की चीजें हो गई हैं, तो वो हील करने में टाइम लग जाता है। देन इंक्रीज रिस्क ऑफ इलनेस, क्या क्या हो सकता है, कॉमन कोल्ड, फ्लू, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, दीज आर द वेरी रिस्की थिंग्स अगर ये ज्यादा ड्यूरेशन तक रहे तो। अब हम बात करते हैं साइकोन्यूमरोलॉजी की, इट मीन्स PNI। एंड ये स्टडी क्या करता है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस, द नर्वस सिस्टम एंड द इम्यून सिस्टम, किस तरीके से नर्वस सिस्टम से होते हुए इम्यून सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। ये दो फॉर्म में करेगा, एक्यूट वर्सेस क्रॉनिक। तो एक्यूट स्ट्रेस की जब बात करेंगे तो वो टेम्पररी होगा, ठीक है। एंड अगर क्रॉनिक की बात करेंगे तो वो सप्रेस द इम्यून सिस्टम है, यानी क्रॉनिक अगर एक्यूट है तो वो बूस्ट करेगा इम्यूनिटी को, और क्रॉनिक है तो वो आपका सप्रेस करेगा। एक्यूट स्ट्रेस जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, क्रॉनिक स्ट्रेस लॉन्ग टर्म के लिए होगा। एक्यूट स्ट्रेस बॉडी को रिटर्न करेगा नॉर्मलाइज होने में, और क्रॉनिक जो होगा वो उसकी सिचुएशन को और क्रिटिक कर देगा, यानी कि बॉडी की सिचुएशन को क्रिटिक कर देगा। नाउ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक की अगर हम बात करें तो ये नॉर्मली हम आप लोगों ने हमेशा ये सुना होगा, आपको स्कूल्स में हर जगह आपको सुनने को मिलता ही है कि हमें एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए, हेल्दी फूड लेना चाहिए, ऐसा न्यूट्रिशन जो आपकी बॉडी को ज्यादा स्ट्रांग बनाए। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेस, एडिक्वेट स्लीप, जो कि आज के टाइम में स्पेसिफिकली जो यंगस्टर्स हैं ज्यादा टाइम टाइम मोबाइल में निकालते हैं, पर सिर्फ यंगस्टर्स को क्यों काउंट करें, आज के टाइम में मोस्टली आप देखेंगे रात को 1 या 2 बजे अगर तक जागना है, मोबाइल के साथ लोग जग सकते हैं। लेकिन वही टाइम, गुड क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, या फिर आपको कुछ अच्छा करना है, आपको पढ़ाई करनी है, तो आपको नींद आ जाएगी। नाउ स्ट्रेस मैनेजमेंट किस किस तरीके से कर सकते हैं, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड टाइम मैनेजमेंट, यानी अगर हम टाइम मैनेजमेंट करें तो आधी चीजें वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं। देन पॉजिटिव सोशल रिलेशनशिप, आपके रिलेशन जो है अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, सराउंडिंग्स में किस तरीके से जितने बेटर होंगे उतना आपका हेल्दी रिलेशन डेवलप होगा और स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। हेल्दी लाइफस्टाइल, जो हमने हेल्दी लाइफस्टाइल है इसका ऑपोजिट कर दो, स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल, टाइम पे ना सोना, मोबाइल का ज्यादा यूज करना, ईटिंग हेल्दी ना करना, दीज विल बी थिंग्स जो ऑपोजिट करने पे अनहेल्दी बन जाएगा। लाइफस्टाइल वही है, ओवर ईटिंग, स्मोकिंग, अल्कोहल, मैंने कहा ना पहले ही कि जब आप इन चीजों को करेंगे तो रिपीटेडली वो चीजें आएंगी, बस कॉमन सेंस यूज करना है थोड़ा सा कि ये कैसे यूज होगा, यानी कि उसको पॉजिटिव यूज है तो किस तरीके से होगा, स्ट्रेटेजी होगी तो क्या होगा, रीजन होगा तो क्या होगा। सो उसी को आप अपोजिट करेंगे और समझेंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। प्रोमोटिंग ए पॉजिटिव हेल्थ वेलबींग की अगर हम बात करें तो किस तरीके से हम अपने इमोशंस को स्टेबिलिटी रख सकते हैं, सोशल एडजस्टमेंट, साइकोलॉजिकल रेजिलियंस हम बढ़ा सकते हैं। सो यहाँ पर हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ऑब्वियसली अगेन वही बैलेंस डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, पॉजिटिव थिंकिंग, ऑप्टिमिज्म, सोशल सपोर्ट, इन सबका बहुत रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है पेरेंट्स का भी यहाँ पर, कि वो किस तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ। स्ट्रेस रेजिस्टेंस पर्सनालिटीज जो होती हैं बेसिकली किसी भी सिचुएशन को लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्ट्रेस में ना रह करके उसको रेजिस्ट करती है, उसके अगेंस्ट होकर के अपने इमोशंस पर काम करती है, इसको इमोशनल स्टेबिलिटी लेके आते हैं, वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, इसका पॉजिटिव साइड देखेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व पे काम करेंगे, यानी कि प्रॉब्लम फोकस नहीं रहेंगे, वो उसके सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और उनके इमोशंस स्टेबल रहेंगे। तो इसको हार्डीनेस ने इस थ्योरी को बताया है, कुबासा बेसिकली। सो पर्सनालिटी ट्रेस दैट हेल्प्स इंडिविजुअल रेजिस्ट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। वो कहते हैं कि आपकी ऐसी पर्सनालिटी जो कि अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकती है, उसके हार्मफुल इफेक्ट को मैनेज कर सकती है, तीन 3 C's में डिफाइन किया है। फर्स्ट इज द कमिटमेंट, it means involvement in life activities, sense of purpose, engagement in a work and a relationship. That is the commitment. Control, believe that one can influence events in ऐसी situation जिससे कि वो influence हो रहा है। Internal locus of the control, कि किस चीज से वो बॉदर हो रहा है उसको ही कंट्रोल कर लेते हैं। Then effective problem solving attitude,
प्रॉब्लम तो है, आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, तो उसके ऊपर वो काम करना शुरू कर देंगे rather than सिर्फ उसके बारे में सोचने के। चैलेंजेस क्या हो जाएंगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, ग्रोथ क्या है, किस तरीके से उसको फेल कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं, एक्सेप्ट करेंगे, डिफिकल्टी पे काम करेंगे, नेचुरली ओवरकम कर जाएंगे सिचुएशन से। सो इम्पोर्टेंस ऑफ हार्डनेस क्या है, एक्सपीरियंस लेस स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस, कम होगा, होप ऑफ जो स्ट्रेटेजीज होंगी वो बहुत इफेक्टिव होंगी, मेंटेन कर पाएंगे अपना फिजिकल मेंटल हेल्थ। अब लाइफ स्किल्स के अंदर अगर हम बात करें तो क्या क्या होनी चाहिए, असर्टिवनेस, इट मीन्स एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव मतलब अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को इफेक्टिवली एक्सप्रेस करना, और जहां नो बोलना है वहां पे इफेक्टिवली नो बोल पाना विदाउट हर्टिंग समवन, and the person is able to express that it's okay, I respect you, but at the same time I am not feeling to do this, and I don't want to initiate this, so from my side no, यानी कि आप बहुत रिस्पेक्टफुल मैनर में आप किसी को नो भी कर सकते हैं। सो दैट इज असर्टिवनेस। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, रिड्यूस इंटरपर्सनल से, कि अब जो इंटरव्यू आपका जो दूसरों के साथ अपने साथ जो स्ट्रेस क्रिएट होगा वो उसको आप रिड्यूस कर देते हैं, सेल्फ स्टीम आपका बहुत बढ़ जाता है, रिलेशन आपके बहुत अच्छे हो जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स अगर हम यूज करते हैं, अपनी प्रायोरिटीज सेट कर ले और शेड्यूल बनाए, उसको फॉलो करें और प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करें, उसका भी हमें बेनिफिट मिलता है ऑब्वियसली है। हमने जिन चीजों की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, अगर हम उस पर ही काम कर ले तो हमारी चीज ऑटोमेटिकली जो है स्ट्रेस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। रैशनल थिंकिंग यानी कुछ भी ऐसे ही अपने मन से कोई कहानी बना के ना सोच लेना, कोई सिचुएशन है उस सिचुएशन को ओवर थिंक करना ना करके उस सिचुएशन को अवॉइड करना। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग आई फेल्ड वंस, आई एम यूजलेस, थिंक आई डिड नॉट परफॉर्म वेल दिस टाइम, आई कैन इम्प्रूव इट। एक बार हो गया इसका मतलब ये नहीं कि बार बार आप वैसे ही गलती करेंगे, नहीं, एक बार हो गया, आई एक्सेप्ट इट, नेक्स्ट टाइम आई विल परफॉर्म बेटर। So that is the rational thinking, reduce the anxiety and stable the emotional distress. Now improving relationship obviously है, when you improve your relationship or well-being increases, तो आपके फाइनेंशियल भी काम आएंगे, आपके इमोशनल रिलेशन भी काम आएंगे, आपके सोशल रिलेशन भी काम आएंगे, क्योंकि जब हम स्ट्रेस होता है वो किसी एक रीजन की वजह से होता है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स। सो व्हेन यू इम्प्रूव योर रिलेशंस, यू डू एक्टिव लिसनिंग, आप सामने वाले को सुन रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात होती है सुनना, आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सुन ही नहीं सकते, हम सिर्फ बोलना चाहते हैं, हम दूसरों को जज करना चाहते हैं, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिलेशंस के डिस्टर्ब होने की। अगर आपको सामने वाले को सिर्फ सुनने बिना जजमेंट के, तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है। एस्थेटिक होना, रिस्पेक्ट करना, टू कम्युनिकेशन, सब लोग पॉइंट ऑफ व्यू को समझना, देन डिस्कस करना, सेल्फ केयर अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स, फिर से वही चीज रिपीट हो गई कि अगर मुझे ओवरकम करना है तो कैसे करना है, पहले मुझे समझना पड़ेगा कि मेरी प्रॉब्लम है क्या, मेरी हैबिट्स कौन सी जो उससे कि मेरी मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो उसको रिड्यूस करेंगे। देन कौन सी चीजें ट्रिगर कर रही है उसको आइडेंटिफाई करना, रिप्लेस विद अ हेल्दी बिहेवियर, यानी अगर मैं देर से सो रही हूँ, मैं सुबह नहीं उठ पा रही हूँ, इसलिए मैं स्कूल मिस करती हूँ, तो मतलब क्या है कि मैं रात को जल्दी सोना शुरू करूँ, सुबह जल्दी उठूँ, मैं स्कूल जाऊँ, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड व्हेन इट इज नॉट वर्किंग, take help from someone, some professional, some elder, someone. So this is your chapter. I think 12th में कोई सबसे easiest चैप्टर है तो वो ये चैप्टर है, आज इसमें अच्छे से आप स्कोर कर सकते हैं। और बहुत क्विकली मैंने समराइज करने की कोशिश करी, आई होप आपको समझ में आ गया।